ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं CFT। तो देखो इसमें क्या होता है, अभी तक आपने VVT पढ़ लिया और VVT से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी आपने जान ली, क्योंकि VVT थ्योरी बोलता है कि जो मेटल, क्या हो गया, हाँ चलो, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली जो होता है वो कोवेलेंट होता है, मतलब यहाँ पे शेयरिंग होता है, मतलब उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट लिंकेज, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मीन्स लिगेंड जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल्स को डोनेट करते हैं, मतलब एक कंप्लीट शेयरिंग टाइप की होती है, वन साइडेड शेयरिंग होती है, आप लोग जानते हो। तो वीवीटी थ्योरी ने इस चीज को बता दिया। ठीक है, इस चीज को बताने के बाद वीवीटी थ्योरी से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। लेकिन जब मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर और उसका जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसको कंप्लीटली इस थ्योरी से डिफाइन नहीं कर पाया। मतलब वीवीटी थ्योरी में कलर और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन नहीं हुई। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक नई थ्योरी आई, जिस थ्योरी का नाम दिया गया बच्चों CFT, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या था? बेसिकली सबसे पहले इस थ्योरी को जो अप्लाई किया गया था आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानने के लिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, इसलिए इनको इसका नाम दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि आयनिक आयन किसके फॉर्म में, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, तो इसका नाम इसलिए दिया गया CFT। बाद में इसको एक्सटेंड करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी लाया गया। अब जो बेसिक समझो, वीवीटी ने बोला कि जो मेटल और लिगेंड का ज्वाइनिंग है वो कोवेलेंट है, मींस उनके बीच में शेयरिंग है, चाहे उसको कोऑर्डिनेट बोल लो, यानी यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन CFT ने कहा, सुनो मेरी बात, CFT ने कहा जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नहीं, वो प्योरली आयनिक बॉन्ड है, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आप देखोगे रिपल्सन है। इस चीज को याद रखना। क्या बोला वीवीटी? बोला नॉट मेटल लिगेंड बॉन्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कंप्लीटली कोवेलेंट। लेकिन जो CFT बोला वो बोला मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यानी मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक कोवेलेंट और एक आयनिक। अब देखो कैसे उसने बोला। आपको पता है कोई भी कंप्लेक्स ले लो, L6 प्लस माइनस एन, माना ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आपको पता है ये M जो होता है सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है। तो सेंट्रल मेटल एटम, पहले बेसिक चीज समझ लो फिर मैं लिखा दूंगा। आयन, आपको पता है ये क्या होता है, कैटायन होता है। बिल्कुल, कभी एनायन सुना है क्या? नहीं। इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो मैक्सिमम लिगेंड आपको क्या होते हैं, याद करो, या तो नेगेटिव होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। कुछ ही आपको पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं पीछे कर लेता हूं। ठीक है, वो हटा देता हूं। अब इसने क्या बोला कि जब मेटल के पास नेगेटिव लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो नेगेटिव लिगेंड पे जैसे F माइनस, जैसे Cl माइनस, जैसे Br माइनस, और मेटल किसके फॉर्म में होते हैं, M प्लस या Mn प्लस या कोई भी चार्ज पे होते हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होना लाजमी है। आपको पता है एक प्लस और एक माइनस, तो आपको पता है जब प्लस माइनस होते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं, जब अट्रैक्शन होते हैं तो बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर न्यूट्रल हो तो आपको पता है जैसे मैंने ले लिया NH3, तो NH3 में आपको पता है डायपोल मोमेंट का डिफरेंस है, तो यहां पे डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसको ट्रीट किया जाता है पॉइंट डायपोल। ठीक है, और जिसका नेगेटिव एंड मेटल के तरफ रहेगा, तो ये प्लस और फिर से ये माइनस, तो फिर से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। यानी उसने लिगेंड को ट्रीट किया या तो नेगेटिव चार्ज सेंटर या पॉइंट चार्ज सेंटर या पॉइंट नेगेटिव सेंटर, या ट्रीट किया उसको पॉइंट डायपोल, और उनके बीच के इंटरेक्शन को उसने क्या बोला कि उनके बीच का इंटरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, और बॉन्ड जो होगा प्योरली आयनिक होगा। ये आपके माइंड में कंप्लीटली सेट हो गया।
आपको दिमाग में आ गया कि अगर कोई भी मेटल हो तो जैसे मैं लिख दूं CrNS3 हॉल 6 3+, ये कंपोनेंट है। तो आपको पता है ये क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और NS3, क्या इस तरीके से NS3 को हम लिख सकते हैं? तो आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो डेल्टा माइनस, तो क्या इस प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा? हाँ सर इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? आयनिक बॉन्ड बनेगा। बहुत अच्छी बात है। या तुम ऐसे ले लो सर CrF6 3- ले लूं, तो आपको पता है क्रोमियम किस में है? 3+ में है और F पे कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। फिर से देखो प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, हाँ तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। यानी आप समझ गए कि मेटल और लिगेंड के केस में जो बॉन्ड होगा वो प्योरली आयनिक होगा। ठीक है, तो CFT और लिगेंड फील्ड थ्योरी ने थोड़ा सा और अपग्रेडेशन कर दिया कि आपकी अप्रोच थोड़ी और अच्छी हो जाए। यहां पे माइंड में सेट। अब बात यहां खत्म नहीं होती है। CFT तो यहां से इसने बोल दिया कि प्योरली आयनिक होती है, तो उससे फायदा क्या? फायदा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से नहीं है, उसको फायदा है रिपल्सन से। याद करो जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक Na+ और Cl- एक दूसरे के पास आएंगे तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी आपको एग्जिस्टेंस में आता है। याद आया? 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन, टोटल कितने फोर्स यहां दिखते थे? 4 फोर्स दिखते थे। लेकिन मैं कहता था अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो बॉन्ड बनता है। याद आ गया? तो सिमिलरली जब प्लस और माइनस, तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थ्योरी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां पे है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो है। अब बोलोगे सर फोर्स ऑफ रिपल्सन कहां किस में होगा? तो देखो, आपको पता है लिगेंड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर होते हैं। और आपको पता है क्रोमियम 3+ अगर मैं लिखूं तो क्रोमियम के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो है। हाँ सर बिल्कुल, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है Cr3+ है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। और अगर 3+ है तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3d3 लिख दिए। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये दोनों पास में आएंगे तो इसके लोन पेयर और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में क्या होगा? यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन ही तो होगा। यानी जब भी लिगेंड मेटल के पास अप्रोच करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है समझ गए, फोर्स ऑफ रिपल्सन कहां समझ गए? बिटवीन द लोन पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। तो CFT किसको कंसीडर करके प्रॉपर्टीज बताता है? इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को कंसीडर करता है। और इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को कंसीडर करके तुम देखोगे कि डीजेनेरेसी कैसे स्प्लिट करती है। समझ में आया? और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन ही जो है आगे जाके आप देखोगे इस d ऑर्बिटल की डीजेनेरेसी को तोड़ देता है। डीजेनेरेसी मतलब समझते हो? और ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। जैसे d में कितने ऑर्बिटल है? 5, तो इसको क्या बोले थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था 5 फोल्ड डीजेनेरेसी। तो जब भी लिगेंड अप्रोच करता है तो जो इनका रिपल्सन होता है वो डिफरेंट होने लगता है और इस लिगेंड के चलते इसकी डीजेनेरेसी स्प्लिट हो जाती है और वो स्प्लिट होके 1 2 3 4 5 दो पार्ट में टूट जाती है। एक को बोलते हैं बच्चों EG और दूसरे को बोलते हैं बच्चों क्या? T2G। समझ में आया? तो इसी स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल को बोला जाता है CFT, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या CFS बोलो। क्या हो रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी, वेट फॉर अ मोमेंट, इट इज कॉल्ड CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझ में आया? तो जनरली CFT में क्या आपको लेना है? फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। तो जनरली आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड और इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो आपको पता है कि भाई सबको तो इक्वली सर इंटरेक्शन होगा, तो भाई इसकी डीजेनरेसी ब्रेक क्यों होती है? आखिर दोनों की किसी की हाई एनर्जी किसी की लो एनर्जी क्यों हुई? सर डीजेनरेसी तो कोई मतलब नहीं है। d ऑर्बिटल, जब कोई भी d ऑर्बिटल में पांचों की एनर्जी सेम है, देखो बच्चा तुमको यहां भी सर ये पांचों की एनर्जी जब सेम है, आप डीजेनरेट बोल रहे हो, इसकी एनर्जी सबकी एनर्जी सेम है, तो जो ये लिगेंड है वो सब पे एक ही फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स लगाएगा तो ये स्प्लिट क्यों हुआ? स्प्लिट का मतलब क्या कि किसी को हाई एनर्जी मिल गई और किसी को लो एनर्जी मिल गई। ये क्या आपका एवरेज एनर्जी लेवल है?
ठीक है, एवरेज एनर्जी से किसी को ज्यादा किसी को कम। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो डी ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं, उसके बाद इनकी ये डिजेनरेट भी यानी सबको एनर्जी सेम है, तो लिगेंड के आने से इनकी एनर्जी क्यों बदल रही है, क्यों किसी को कम किसी को ज्यादा? जनरली आप देखते हो कि तीन पार्ट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और उसके बाद होता है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपको पता है। इसका अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका लोब्स जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, दिस इज ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस, और ये आपको पता है अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो मैंने इसको दो पार्ट में इस तरह से होते हैं। टोटल डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हुए देखते हो, अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर का मानता हूं, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा? ये आपका dz स्क्वायर का है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर देखो, जो इनके लोब्स हैं वो अलोंग द क्या है, एक्सिस है, स्ट्रक्चर अलोंग द एक्सिस। लेकिन मैं डी एक्स वाई और डी वाई जेड को करूं तो इनका ओरिएंटेशन क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। देखो ऐसा ही होता है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो इनके स्ट्रक्चर में, इनके जो शेप में डिफरेंस के चलते ये दो पार्ट में टूट गए। अब ये दो पार्ट में टूट गए तो एक का नाम हो जाएगा आपका T2G और एक का नाम हो जाएगा EG। ठीक है, मुझे नहीं पता EG और T2G क्या, मैंने लगा दिया। अब कभी ये ऊपर तो कभी ये नीचे, तो ये ऊपर और नीचे क्यों होता है, ये डिपेंड करता है आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने लिगेंड उसके साथ अटैच हैं, और वो सेंट्रल मेटल यानी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है। समझ में आया? अब देखो दोनों ये जो स्ट्रक्चर है, इसलिए ये दोनों बिटवीन द एक्सिस, ये दोनों अलोंग द एक्सिस है, इसलिए इसको एक जगह रखा। और ये आपको बिटवीन द एक्सिस है, तो इसको मैंने इन तीनों को एक जगह रखा। एक का नाम मैंने क्या बोला, EG, और दूसरे का नाम मैंने क्या बोल दिया बच्चों, T2G। क्लियर? अब किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि उस लिगेंड का, सॉरी उस मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस के चलते ही ये आपका स्प्लिटिंग होता है, और लिगेंड के अप्रोच के चलते ये स्प्लिटिंग होता है। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कोई लोब्स की कोई लिगेंड के बहुत पास आ गया और कोई लिगेंड से बहुत दूर है। जब कोई लिगेंड से ज्यादा पास आएगा तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और कोई अगर लिगेंड से दूर है तो रिपल्सन कम, और रिपल्सन कम तो एनर्जी कम। याद करो मैंने आपको किस में बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। ये आपके माइंड में सेट हो गया। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें सेट होनी चाहिए। वो कुछ कुछ चीजें सेट होके पहले आपको थ्योरी लिखनी है, और फिर धीरे धीरे मैं इसको आपको बताते जाऊंगा। माइंड में पहला पॉइंट आप क्या करोगे कि लिगेंड जो बीवीटी था वो क्या बताया था, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सीएफटी क्या बताता है, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक है। वीबीटी से मेटल की जो कॉम्प्लेक्स की कलर और आपका जो है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंप्लीट डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन सीएफटी ने कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। अब उसने क्या बोला, सेंट्रल मेटल आयन और एटम को क्या माना उसने, पॉजिटिव चार्ज सेंटर यानी कैटायन, और लिगेंड्स को उसने क्या माना, पॉइंट नेगेटिव चार्ज, या उसको बोला पॉइंट डायपोल। इसमें पॉजिटिव लिगेंड को मैंने ट्रीट नहीं किया, लेकिन नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अब जब लिगेंड मेटल के तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको पता है उनके बीच में दो तरह का इंटरेक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। लिगेंड जो सीएफटी है वो किसको लेगा, सीएफटी आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन को ट्रीट करेगा। अब वो रिपल्सन क्या करता है, जो डी ऑर्बिटल का जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उसकी डीजेनेरेसी को तोड़ देता है, जिसके चलते 3 ऊपर या 2 नीचे या 2 ऊपर और 3 नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, या लिगेंड के नंबर्स पे और लिगेंड के अप्रोच पे डिपेंड करता है कि ये कैसे टूटेगा। ठीक है, और जब ये टूट जाता है तो इसी को बोला जाता है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 2 मिनट का समय दो मुझे, एक बार मैं इसको रब कर लूं अच्छे तरीके से, ताकि आप इस पे थियरी लिख सको और मैं आपको फिगर वाइज बेसिकली बहुत कुछ समझा सकूं, है ना। थोड़ा सा आप रुकें। ठीक है, चलो कोई ना।
अब आराम से आप पॉइंट एक एक करके कॉपी निकालो और पहले पॉइंट लिखो, ठीक है। सो लिखो CFT, पोस्टुलेट ऑफ CFT। जो जो मैंने बोला वो आपके कॉपी में होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। लिखिए, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। CFT, ठीक है, लिखा। पोस्टुलेट 1 यानी फर्स्ट नंबर देके लिखो। According to this theory, according to this theory, the bonding in complex ion, the bonding in complex is purely electrostatic, is purely electrostatic, is purely electrostatic, full stop. This theory this theory regards the ligand atom, this theory regards the ligand atoms of ionic ligands, of ionic ligand such as F minus, Cl minus, etc. This theory regards the ligand atoms of ionic ligand such as F minus, Cl minus, etc. as negative point charge, as negative point charge. Clear? And if the ligand molecules are neutral, if the ligand molecules are neutral, comma, these are regarded as, these are regarded as point dipole, these are regarded as point dipole, point dipole. Clear? And the negative end, and the negative end pointing towards, pointing towards central metal ion, and the negative end pointing towards central metal ion. फिगर बना के रखोगे। देखो, तुम लोग को थ्योरी में इसलिए लिखाता हूं कि नीट में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आते, नीट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैं आप लोग को थ्योरी लिखाता हूं। इसलिए आप लोग को मैं फोर्स करता हूं कि थ्योरी कॉपी में लिखो। जो आपके बुक में है वो अच्छी बात है, जो मैंने लिखा दिया वो आप प्रिपेयर कर लो। हो सकता है कुछ डिफरेंस दिखे, दो फिगर बनाओ, क्योंकि नीट का क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन से थोड़ा अलग होता है। जेई में थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, लेकिन नीट में थ्योरी ज्यादा, न्यूमेरिकल्स कम। तो कभी कभी सीएफटी के पोस्टुलेट से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, पता चला टीचर ने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया, पोस्टुलेट आपको याद ही नहीं है, हो गया मिस्टेक। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिगर बना लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो जो मैं बताया बिल्कुल उसी को लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, the complex is regarded as, the complex is regarded as combination of, the complex is regarded as combination of central metal ion, regarded as combination of a central metal ion surrounded by ligands, surrounded by ligands, ठीक है, surrounded by ligands which act as point charge or point dipole, which act as point charge or point dipole। दिख गया ना, हमेशा नाइट्रोजन मेटल के तरफ रहेगा। which act as point charge or point dipole, लिख लिया। उसी में लिखो फुल स्टॉप देके, the arrangement of ligands, the arrangement of ligands around the central metal ion, the arrangement of ligands around the central metal ion or atom, or atom is such that, is such that, is such that the repulsion between, the repulsion between, the repulsion between these negative points, these negative points or dipole, or dipole is minimum, is minimum, is minimum। मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा, वेस्पार थ्योरी पढ़ा चुका था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, interaction between positively charged nucleus, interaction between positively charged nucleus
positively charged nucleus of the central metal ion or atom. Interaction between positive charged nucleus of the central metal ion or atom and negatively charged ligands are of two types. दो टाइप के होते हैं, क्या क्या बता चुका हूं। पहला नंबर लिखिए, उसी में ए बी लिखो। ए नंबर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between metal ion and negatively charged ligands. The force of attraction between metal ion and negatively charged ligands, ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो। सेकेंड, अच्छा उसी में एक चीज लिख देना, उसी में एक पॉइंट लिख लो, दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर एनी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। जब कोवेलेंट को कंसीडर कर ही नहीं रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है। दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर एनी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, यानी इसमें कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होगा। समझ में आया? अब ये तो अट्रैक्शन हो गया, लेकिन आपको पता है जब दो लोग आते हैं तो रिपल्सन भी होगा, तो बी नंबर लिखो। द फोर्स ऑफ रिपल्सन between the lone pairs of the ligand, and the electrons in the d orbital of the central metal atom और आयन। समझ में आया? दो तरह का फोर्स हो जाएगा, लिख लिया। उसके बाद लिखो फुल स्टॉप उसी में। द CFT मेनली फोकस ऑन दीज रिपल्सिव फोर्स, इसी पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है? दीज रिपल्सिव फोर्स and these forces are responsible for causing a considerable effect on the relative energies of the d orbitals of the central metal ion और एटम। इसी रिपल्सन के चलते वो जो एनर्जी में चेंज होता है ना, स्प्लिटिंग शुरू होता है। माइंड में सबका सेट? एग्जाम्पल के साथ लिखो जो मैंने आपको बताया था, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे क्या लिखोगे, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, FeCN होल 6 3-, तो आपको पता है Fe3+ और Cn-, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में ये क्या हो जाएगा बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स है। और उन दोनों को उसने क्या कहा कि बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक है। लेकिन जब Fe3+ लिखते हैं तो आपको पता है Fe3+ का इलेक्ट्रॉन, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखोगे, ताकि जब 2 महीने बाद भी खोलोगे तो याद रहे, इसलिए मैं आपको अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3d6 4s2 होता है, तो आपको बचा 3d5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल ही गए, ज्यादा तो नहीं लिख दिया। 3d, हाँ ठीक तो है, आई थिंक बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे इसका मैं लिखूं तो आपको पता है इस जगह पे डी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5, यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? डी इलेक्ट्रॉन। और Cn के पास क्या है बच्चा? आपका लोन पेयर है। तो अब जब दोनों पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स दिख गया। अब ये डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्सन। पूरा कॉपी में सबके दिखना चाहिए। और यही फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है आगे जाके रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी डीजेनरेसी को
ब्रेक करने में, इसकी एनर्जी को ब्रेक करने में। तो अगर कोई पूछे कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बता देना, कहां फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, बता देना फिगर के साथ। यानी जो मैसेंटल मेटल एटम है उसके डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स के बीच में। क्लियर? चलिए इसका फिगर बनाइए जल्दी से, मतलब इसको इस तरह से लिख लीजिए कॉपी में, ताकि सर ने जो बताया था वो हमें समझ में आना चाहिए। तो क्यों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इन अ फ्री ट्रांजिशन मेटल और आयन देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, लिख लिया? 5d ऑर्बिटल्स, नेम लिखो सबका, नेम लिख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में पूरे के नाम लिख लिए आपने? हाँ लिख लिए। चलिए फुल स्टॉप डाल दीजिए। क्या लिखा? दीज आर 5d ऑर्बिटल्स, लिख लिया? अब फुल स्टॉप। द 5d ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेट, the 5d orbitals are divided into two set depending on the nature, depending on the nature, depending upon on the nature of their orientation in space, depending on the nature of their orientation in space। ठीक है? अब टू सेट में लिखो, पहला नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर द पहला नंबर द 3d ऑर्बिटल्स, द 3d ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिखो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ब्रैकेट क्लोज। विच ओरिएंट, which orient, o r i e n t, which orient in the region, r e g i o n s, which orient in the regions between the coordinate axis, between the coordinate axis are designated as T2G, are designated as T2G, are designated as T2G। T2G को कैसे लिखते हैं सबको पता है? एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, डेजिग्नेटेड एज, वेट फॉर अ मोमेंट, आर डेजिग्नेटेड एट T2G। क्लियर? एंड T2G orbitals are threefold degenerate, and T2G orbitals are threefold degenerate, and T2G orbitals are threefold degenerate। बोलो क्यों? क्योंकि 5 में से इसको कितने मिले? 3 ही मिले, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। लिख लिया? अब आपको पता है ये कौन से ऑर्बिटल हैं? नॉन एक्सियल। फिगर में सबके कॉपी में फिगर होना चाहिए, बिल्कुल। डी एक्स वाई डी वाई जेड, एक्सिस बदलते जाओ, स्ट्रक्चर सेम आपका ऑर्बिटल का शेप आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद लिखना दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। तो T2G में जीवन भर क्या आएगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स आएंगे। अगर कोई पूछे T2G की डीजेनरेसी क्या होती है? थ्री फोल्ड डीजेनरेसी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है। और अगर पूछा जाए कि डीजेनरेसी ब्रेक नहीं हुई है, मतलब स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, तब डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी क्या होती है? याद रखना 5 फोल्ड डीजेनरेसी होती है। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत हो जाना, जब T2G में पूछे तो 3 फोल्ड, और अगर इंडिपेंडेंटली पूछे तो याद रखना 5 फोल्ड डीजेनरेसी, क्योंकि अभी तक कोई ब्रेकिंग स्प्लिटिंग हुई नहीं है। लिख लिया? फिगर बना लिया? बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आ जाइए, उसी का बी पार्ट लिखिए, ईजी। ईजी द अदर टू ऑर्बिटल, द अदर टू ऑर्बिटल्स, द अदर टू ऑर्बिटल्स कौन कौन आएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दीजिए। ईजी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है? विच विच ओरिएंट अलोंग द एक्सिस, विच ओरिएंट अलोंग द एक्सिस। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, विच ओरिएंट अलोंग द एक्सिस आर डेजिग्नेटेड एज, are designated as, are designated as EG, EG, and
एंड आर टू फोल्ड डीजेनरेट, एंड आर टू फोल्ड डीजेनरेट, क्योंकि दो ही हैं तो एंड आर टू फोल्ड डीजेनरेट लिख लिया। उसके बाद लिखो दीज आर कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स। याद रखना इसी स्ट्रक्चर के चलते यहां पे अब आपको दिखेगा कि क्यों ऐसा होता है। दीज आर कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये डीजेड स्क्वायर है, फिगर साथ में बनना चाहिए। स्किप मत करना बच्चों, नहीं तो मैं निट में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। कुछ बच्चों को अगर ऐसा लगे अरे सर इतना, ये तो हमारे बुक में भी है, बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आप कॉपी में लिखते हो उसमें बहुत सारी चीजें समझते हो, क्योंकि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसी से आपका लोड मैं इंक्रीज करूंगा, तब आपको समझ में आएगा आखिर ये क्यों मैं बता रहा था, क्या समझ में आया था। स्ट्रक्चर बार बार आपके आंखों के सामने विजिबल है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे आपको भी काम आने वाला है। तो समझ गया, दो पार्ट में टूटा, T2G और EG। T2G थ्री फोल्ड डिजेनरेसी नॉन एक्सियल, EG टू फोल्ड डिजेनरेसी एक्सियल। फिगर आपके सामने है, यानी जो D के 5 ऑर्बिटल हैं अब वो दो पार्ट में टूट गए, 3:2 रेशियो के बीच में टूट गए। लिख लिया। अब हो गया यहां तक। उसके बाद लिखिए पैरा चेंज करके, पैरा चेंज करके लिखिए when the ligand approaches the central metal ion or atom, when the ligand approaches the central metal atom or ion, लिख लिया, comma, the electrons of the d orbitals, the electrons of the d orbitals are repelled by lone pair of ligands, are repelled by lone pair of ligands, full stop. As a result of this repulsion, as a result of this repulsion, as a result of this repulsion, the degeneracy, the degeneracy, the degeneracy of the d orbitals, of the d orbitals is lost, is lost, ठीक है, is lost depending upon, depending upon, depending upon the orientation of ligands in space, depending upon the orientation of ligands in space, लिख लिया, full stop. The d orbital split into two set of orbitals, the d orbital split into two set of orbitals, ठीक है, क्या बोला मैंने, the d orbital split into two set of orbitals having different energy, having different energy, and and this is called, and this is called, and this is called crystal field splitting, and this is called crystal field splitting, ठीक है, क्लियर। अब लिखो उसी में, द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग depends on the number of ligands, depends upon the number of ligands and their position, and their position around the metal atom or ion। फिर से मैं बोल रहा हूं, the extent of splitting depends on the number of ligands and their position around the central metal atom or ion, लिख लिया, फुल स्टॉप। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। द स्प्लिटिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, द स्प्लिटिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ विथ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, विथ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ओक्टाहेड्रल में अलग दिखेगा, टेट्राहेड्रल में अलग दिखेगा, और स्क्वायर प्लानर में आपका अलग अलग दिखने वाला है। समझ में आया। तो अब देखो क्या होता है, इस चीज को समझ जाना। अब आपको बिल्कुल जनरली मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है, और ये फिगर सबके कॉपी में बने होने चाहिए। आपको पता है बिल्कुल ये फ्री स्टेट में है, जब मेटल आयन एकदम फ्री स्टेट में है, यानी ये मैं डाल दिया डी जेनरेट और 1 2 3 4 5, ठीक है।
ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। जनरली आपको पता है फर्स्ट स्टेट है, मतलब अभी सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल नॉर्मल स्टेट पे लिगेंड आपका अप्रोच करने वाला है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डीजेनरेसी, यानी ये कहता है कि लिगेंड का इंपैक्ट जितने भी डी ऑर्बिटल पे हैं, 5 जो डी ऑर्बिटल हैं उन पे बिल्कुल सेम पड़ने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसको बोला हाइपोथेटिकल डीजेनरेसी, जो स्टेट आपका 2 है। क्लियर? अब लेकिन आपको पता है लिगेंड का अप्रोच जो होता है साइड वाइज अलग अलग रेंज में होता है, तो जिसके चलते डीजेनरेसी स्प्लिटिंग होती है। तो इस जगह पे जो आके आपके डीजेनरेसी जो है यहां से स्प्लिट होना स्टार्ट करती है, और स्प्लिट होके कैसा आता है, ये आपका एक ऊपर और ये आपका एक नीचे। तो इस जगह पे आपका आ जाएगा, रुको 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये जगह चला गया अपर लेवल पे और ये जगह चला गया लोअर लेवल पे। इस जगह पे कौन जाएगा, जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के काफी क्लोज होंगे। याद रखना, मुझे नहीं पता कौन क्लोज है, तो यहां लिखोगे ऑर्बिटल्स विच आर क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। 1 मिनट, ऑर्बिटल्स विच आर क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। अब नीचे वाला में कौन जाएगा, ऑर्बिटल्स विच आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। अब ध्यान से देखना, चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी अगर बहुत ध्यान से शांति से समझोगे। ठीक है, पहला केस में क्या आया, स्टेट 1 या आइसोलेटेड एटम का केस है, ठीक है, या आयन का केस है। इस जगह पे डीजेनरेसी ब्रेक नहीं हुई, जैसे ही लिगेंड्स आने स्टार्ट किया तो आपको पता है डीजेनरेसी में चेंज होना स्टार्ट किया। चेंज होने में पहला केस में माना कि सब ऑर्बिटल के लिए लिगेंड्स का अप्रोच सेम है, लेकिन आपको पता है सब ऑर्बिटल के लिए लिगेंड का अप्रोच सेम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। अब जो ऑर्बिटल लिगेंड्स के डायरेक्शन में आ जाए, यानी लिगेंड्स के पास आ जाए, यानी जिस ऑर्बिटल का लिगेंड से डिस्टेंस कम हो, तो आपको पता है उस जगह पे ज्यादा रिपल्सन होगा। ज्यादा रिपल्सन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एक जो एवरेज एनर्जी है उससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, और जो ऑर्बिटल लिगेंड से दूर है, दूर होगा तो कम रिपल्सन, कम रिपल्सन होगा तो आपको पता है लो एनर्जी स्टेट पे आ जाएगी। अब कौन ऑर्बिटल लिगेंड्स के पास होता है, कौन ऑर्बिटल लिगेंड से दूर होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर रहे हो। ये एक नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। बस खाली इतना याद रखना, किसकी एनर्जी ज्यादा, जो लिगेंड से काफी क्लोज हो। जनरली जब आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते होगे तो dx² और -y² और dz² लिगेंड्स के काफी पास पड़ता है, जिसके चलते इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा जब स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑक्टाहेड्रल का मैं बनाऊंगा तो Eg ऊपर आता है, लेकिन बाकी 3 जो हैं वो जो होते हैं वो लिगेंड से थोड़ा दूर होते हैं, जिसके चलते उनका रिपल्सन कम तो एनर्जी कम होती है, और उनका नाम दिया जाता है T2G। लेकिन जब टेट्राहेड्रल आप पढ़ने जाते हो तो T2G ऊपर और Eg नीचे, फिर से डिपेंड करेगा कि लिगेंड्स के से क्लोज कौन है। तो ये तुम बोल नहीं सकते कि सर हमेशा dx² y² dz² ही क्लोज रहेगा। नहीं बच्चा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट
आप पढ़ रहे हो, कौन सा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, समझ में आ गया। लिगेंड किस तरह से, किस डायरेक्शन में इस मेटल को अप्रोच कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्प्लिटिंग होगा दो पार्ट में, ईजी और T2G में। कभी ईजी की एनर्जी ज्यादा तो कभी T2G की एनर्जी ज्यादा, डिपेंड किस पे करता है मैं आपको बता चुका। तो पहले ये फिगर आप आराम से कॉपी में बनाओ, उसके बाद हम लोग जाएंगे इस पे, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर पैन। लेकिन बेसिक मोटिव क्या है कि ऊपर कौन जाएगा, जो क्लोज हो जाएगा डायरेक्शन के, नीचे कौन जाएगा, जो दूर होगा। दूर होगा तो लेस रिपल्सन लेस एनर्जी, ये केमिकल बॉन्डिंग का थेसिस है। अब इनके बीच का जो एनर्जी का गैप होता है ना बच्चा, ये भी लिखना, इसी को बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा को बोला जाता है बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया, ये हो गया, ठीक। और जब ऑक्टाहेड्रल लिखोगे तो इसका नाम होता है डेल्टा नॉट, टेट्राहाइड्रल के लिए डेल्टा टी, स्क्वायर प्लानर के लिए बहुत कम आता है लेकिन मैं स्क्वायर प्लानर भी आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह से सिंबल होता है, यानी ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। एक एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कॉपी में लिख लिए तो सीएफटी में तुमको दुनिया से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड के किसी भी लेवल से आ जाए, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा। यहां तक सबने बना लिया, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखिए स्टेट वन, ताकि याद रहे, स्टेट वन रिप्रेजेंट डीजेनरेसी ऑफ ऑल 5d ऑर्बिटल। स्टेट वन रिप्रेजेंट डीजेनरेसी ऑफ all the 5d orbitals, all the 5d orbitals in the isolated central ion, in the isolated central ion। ठीक है, एकदम ये फ्री स्टेट में है। नेक्स्ट, द स्टेट टू रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल डीजेनरेसी, द स्टेट टू रिप्रेजेंट द हाइपोथेटिकल डीजेनरेसी of all the orbitals, of all the orbitals at a higher energy level, at a higher energy level, if the negative charge, if the negative charge of all the ligands, if the negative charge of all the ligands is assumed to be, is assumed to be uniformly affecting, is assumed to be uniformly affecting the electrons in the d orbitals, uniformly affecting the electrons in the d orbitals of the metal ion। ठीक, ये आ गया समझ में। अब ये वाला कौन सा स्टेट है, स्टेट थ्री। देखो स्टेट थ्री रिप्रेजेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्टेट थ्री रिप्रेजेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से तो बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती है बच्चों। याद रखना ये वाला जो है ये नो स्प्लिटिंग स्टेट है, इसके ऊपर और इसके नीचे यही डिसाइड करेगा हायर एनर्जी लोअर एनर्जी। और अगर पूछे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, तो ऊपर वाला और नीचे वाले के गैप को, यानी ईजी एंड T2G के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाता है। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे जो ये स्टेट है इसी को बोला जाता है बेरी सेंटर और बारी सेंटर। लिखिए एक एक चीज आपको नया मिलेगा, लिखिए BARY बारी सेंटर, और बहुत जगह इसको BARI बोला जाता है बारी सेंटर। लिखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ये बिल्कुल ये एवरेज एनर्जी स्टेट है। क्या होता है डेफिनेशन लिखाता हूं, ठीक है। इस जगह पे तुम लिख सकते हो नो स्प्लिटिंग स्टेट या बारी सेंटर, बहुत जगह यहां पे लिखा रहता है बारी सेंटर। लिखिए बारी सेंटर का डेफिनेशन, बारी सेंटर लिखा, लिखिए एक चीज याद रखना, बारी सेंटर फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लिखिए बारी सेंटर is a spherical field in which all the d orbitals are degenerate, all the d orbitals are degenerate, all the d orbitals are degenerate, full stop।
the average d orbital energy, the average d orbital energy in a spherical field, the average d orbital energy in a spherical field is called the बारी सेंटर ऑफ द फील्ड। समझ में आया? मतलब क्या, जहां एवरेज एनर्जी जो हो, एवरेज डी ऑर्बिटल की एनर्जी को जहां पे हम लोग बोलते हैं इन अ स्फेरिकल फील्ड इज कॉल्ड बारी सेंटर। तो ये वाला बीच वाला क्या आ जाएगा? बारी सेंटर। इसके ऊपर, इसके नीचे। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड बारी सेंटर। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आ गई तो याद रखना। तो यहाँ पे बहुत जगह लिखते हैं BARY, बारी सेंटर, या इसी जगह पे बहुत जगह लिख देते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट डिपेंडिंग। ठीक है, बोलते हैं इसके बाद स्प्लिटिंग होगा। मतलब अगर मैं यहां से लिखूं तो ये वाला, इसको मैंने आगे कर दिया, बहुत सारे बुक में यहां से भी फिगर बनाते हैं, तो जहां पे स्प्लिटिंग नहीं हो उसको लिखते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट। डेफिनेशन बॉडी सेंटर का मैंने आपको बता दिया। अब लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका डेफिनेशन लिखिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लिख लिया? लिखिए द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? ब्रैकेट में लिख दो T2G एंड EG, याद रहने के लिए। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स is called crystal field splitting energy, is called crystal field splitting energy, is called crystal field splitting energy। क्लियर? माइंड में सबका सेट? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, बैरी सेंटर समझ में आ गया? ये आपका जनरल फिगर हो गया। अब एक एक करके आ जाइए। पहला नंबर लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टॉपिक लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको पता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं? Ml6 प्लस माइनस n, M मतलब मेटल, L मतलब लिगेंड, ये आप लोग जानते ही हो। चलिए, अब आपको पता है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपको क्या है? टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम करते हैं और अलोंग द एक्सिस करने लगेंगे। ठीक है, लिखिए लिखिए इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले लिख लो उसके बाद। इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स when the ligand approaches to the central metal atom, approaches the central metal atom, approaches the central metal atom, the degeneracy of the d orbitals, the degeneracy of the d orbitals breaks या change। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब अप्रोच कैसा, अब आपका अगर कोई फिगर बनाने पूछा जाए तो आपको पता है कि कुछ ऐसा अप्रोच होता है क्या? देखो तो, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे मेटल है, ये आपका इस तरीके से कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, इस जगह पे लिगेंड और इस जगह पे लिगेंड। क्लियर? अब आपको मैंने मान लिया कि भैया ये एक्स डायरेक्शन है और ये आपका क्या है? वाई डायरेक्शन है, और ये आपका क्या है बच्चों? जेड डायरेक्शन है। यानी कुछ आपका ऐसा फिगर बन गया, कुछ आपका ऐसा फिगर बन गया। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका क्या है बच्चों? जेड एक्सिस है। मान लिया एक्स, वाई और जेड। तो आप क्या देख रहे हो? जो लीगेंड का अप्रोच हो रहा है वो मेटल के तरफ, वो क्या हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, अलोंग द एक्सिस हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो बिल्कुल एक्सिस के साथ हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, जब अलोंग द एक्सिस हो रहा है तो डी के कौन ऑर्बिटल है जिसका स्ट्रक्चर अलोंग द एक्सिस है? आपको पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर है। हाँ भैया, जब ये आपका अलोंग द एक्सिस है, फिगर फिर से बना लेता हूं क्योंकि आप लोग थोड़े ज्यादा समझदार हो। क्या ये इस तरह से स्ट्रक्चर है? यानी इसका जो लोब्स है वो क्या है, इसी तरह से स्ट्रक्चर है, अलोंग द एक्सिस है इस तरीके से। हाँ सर, तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस तो सबसे फ्रंट में कौन दिखेगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। तो ये क्या करेगा? इट सफर मोर रिपल्सन। और अगर ये मोर रिपल्सन सफर करेगा तो आपको बताओ ये किस स्टेट पे चला जाएगा? आप तुरंत बोलोगे सर ये तो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। देखो आप फिगर से खुद देखो, इट सफर मोर रिपल्सन। तो अगर ये लो मोर रिपल्सन रिपल करेगा तो ये किस स्टेट पे जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। तो हायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? ईजी बोलते हैं। यानी ईजी कब चला गया? हायर स्टेट पे। तो अब जो बाकी तीन हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों आपके क्या हैं? आपको पता है लिगेंड तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो अलोंग द एक्सिस में यही दोनों पास होंगे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस होता है, यानी दे सफर लेस रिपल्सन। जब लेस रिपल्सन होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल, यानी इन तीनों को किसके नाम से पुकारा जाता है? T2G। तो यानी जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो T2G की एनर्जी कम हो जाएगी एवरेज एनर्जी से, और Eg की एनर्जी एवरेज एनर्जी से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या दिमाग में सेट है? क्या फिगर में आपको समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो सामने में आपका ये ऑक्टाहेड्रल कम, टेट्राहेड्रल में ऐसा होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का पढ़ा रहा हूं। ये फिगर भी साथ में आपके कॉपी में बने होने चाहिए कि अप्रोच कौन कर रहा है, फिर थ्योरी लिखाऊंगा। क्यों ये हायर ईजी क्यों गया, तो आप समझ गए। यानी अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऊपर में क्या लिखोगे? ईजी, और नीचे में क्या लिखोगे? T2G। माइंड में आपका सेट, क्योंकि कौन से ऑर्बिटल क्लोज थे इस जगह पे ऑक्टाहेड्रल में? ये दोनों क्लोज थे, क्योंकि लिगेंड का अप्रोच ही देखो अलोंग द एक्सिस ही तो है, बिटवीन द एक्सिस का है, अलोंग द एक्सिस ही तो है। तो बोलता भैया मैं तो बहुत पास हूं, तो मुझे सब रिपल्सन ज्यादा होगा, तो अब मैं हायर एनर्जी स्टेट पे जाऊंगा। क्या माइंड में सबका सेट? बहुत अच्छा, लिखते जाइए, लिख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब लिखिए उसी में, एज द सिक्स लिगेंड, एज द सिक्स लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, as the sixth ligand approaches the central metal atom or ion along the axis, along the axis, ठीक है, along the axis, comma, Eg orbitals, Eg orbitals, Eg orbitals ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक एक चीज अच्छे से सीख लो, एकदम पूरा लेक्चर को देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया? comma, is repelled more, is repelled more by the ligands, is repelled more by the ligands than in the T2G orbitals, than in the T2G orbitals। ब्रैकेट में लिख लो dxy dyz dxz। लिख लिया? देखो कितना आसान है। that is Eg orbitals will have more energy than T2G orbitals. Then Eg orbital will have more energy than T2G orbitals in octahedral complex. In octahedral complex. In octahedral complex. ठीक है बच्चा, चलिए तो अब ये लिख लिया था सबने। ये जरूरी है, ये फिगर बनाने के साथ मुझसे अच्छा बनाओ, ये वाला फिगर जरूरी है ताकि समझ में आए, नहीं तो पता चला फिर गलत करके आ गए। यानी अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे समाप्त नहीं होता बच्चों, यहाँ से आपका लोड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। कितना आसान टॉपिक है आप खुद समझते जाओगे, इसी को लोग बिजी बना देते हैं कि CFT इतना टफ है। कुछ भी टफ नहीं होता, समझने समझने की बात होती है बच्चों। समझ में आ गया
तो बात खत्म। देखो 5 ही बनाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है इसका ब्रेकिंग हो जाएगा, तो कैसे ब्रेकिंग हो जाएगा, एक अप साइड और एक आपका क्या हो जाएगा, डाउन साइड। इस बार अप साइड में कौन जाएगा बच्चों, Eg, और डाउन साइड में कौन जाएगा बच्चों, 1 2 3 T2G। इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो आपका बीच का जो गैप दिख रहा है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट स्प्लिटिंग स्टेट। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस में और इसके नीचे माइनस में। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ये देखा गया है कि टोटल जो एनर्जी गैप होता है वो हो जाता है बच्चों 10 dq। ठीक है, तो अब इसका ब्रेकिंग कैसे हो जाता है, ऊपर में चला जाएगा आपका 6 और नीचे में 4, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, ऊपर आप लिख दो 6 और नीचे क्या लिख दो, 4 लिख दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ऊपर 6 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले ये बताओ मुझे। सर ऊपर जब हम लोग 6 लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा 6 dq, और नीचे जो लिखेंगे वो क्या आएगा, -4 dq। सर ये यूनिट है, तो आप, मुझे ये यूनिट नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसको मान लो 1 डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट मान सकते हो। ऊपर वाले को लिखोगे 1 का ब्रेक करो तो लिखोगे 6.6, 1 मिनट रुक जाओ, इसको 0.6 लिख लेना। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ना, आई होप सो थोड़ा छोटा सा हो गया तो आपको दिखने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। रुक जाइए, बट आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और ऊपर किस तरीके से आपका चला जाएगा। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, आप अपने से भी बना सकते हो, ऐसा मेरा इंतजार मत करो, आप तो आराम से बना लोगे। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद ये चला गया स्टेट 2 में, उसके बाद इस जगह पे स्प्लिटिंग हो गई, ये चला गया आपका ईजी लेवल पे, और इस जगह पे स्प्लिटिंग हो गई, ये हो गया आपका क्या, T2G लेवल पे। और ये आपका पता है नो स्प्लिटिंग स्टेट है, और इनके बीच का जो गैप होगा, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है, इसी गैप को बोला जाता है T2G, सॉरी ये डेल्टा नॉट बोला जाता है, ये आ गया, ठीक है। या इसको डेल्टा नॉट बोलो, या कभी कभी DQ है। अपर वाला रीजन जो होगा वो आपके किस में होगा बच्चों, प्लस में होगा। नीचे वाला रीजन में रिप्रेजेंट करो, 10 dq लिखो, या नॉर्मल डेल्टा का साइन हो जाएगा। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को, शेयर कर रहा हूँ फिर से। चलो, दिख रहा है क्या, तो अब इसको आप अरेंज कर लो आराम से, फिगर को स्प्लिट करो। ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ईजी में कौन जाएगा, यहाँ पे सेट कर देना। यहाँ पे कौन आया, DXY, DYZ और DXZ, ये भी लिख देना। और इसको क्या लिखेंगे, dx² - y² और dz²। लो, आपका वर्क हो चुका है। इस तरीके से ये स्टेट 1, ये स्टेट 2, और इधर क्या है आपका, एनर्जी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे लिख दो एनर्जी इंक्रीजिंग। तो CFSE क्या होता है आपको समझ में आ गया। प्लस और माइनस का साइन कभी भी मिस मत करना, अगर मिस कर गए तो आप गए। इस चीज को हमेशा भी ध्यान रखना बच्चों, ये अगर मिस हुआ तो आपकी ट्यूनिंग मिस हो गई। ठीक है, यहां तक आ गया, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं, सबने आई होप सो नोट डाउन कर लिया। बस इतना याद रखना, टोटल 10 dq या डेल्टा नॉट मान लो, ऊपर 1 का
प्लस में करो, नीचे माइनस में कर दो, हो गया काम कंप्लीट। इस पे एक्चुअली न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो आज नहीं कल बताऊंगा। चलिए ये लिख लिया। अब लिखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, उसको ढूंढ लेना, ठीक है, ट्रिक से। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? लिगेंड का अरेंजमेंट है। तो लिखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, the arrangement of ligand in order of the magnitude, in order of the magnitude of crystal field splitting, in order of the magnitude of crystal field splitting is called spectrochemical series। मतलब कौन सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग लाता है उसके अकॉर्डिंग जो लिगेंड का अप्रोच, लिगेंड को हम लोग अरेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर टू यू? The full stop, the ligand which affect, the ligand which affect only a small degree, the ligand which affect only a small degree of crystal field splitting, the ligands which affect only a small degree of crystal field splitting are called weak field ligand, are called weak field ligands। ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लेना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, etc। थोड़ा सा वेट करो लोगों को कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है बता दिया ना। चलो वीक फील्ड लिगेंड समझ में आ गया। क्या बोला मैंने? द लिगेंड विच अफेक्ट ओनली अ स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। एग्जांपल लिखो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। while those which affect a large splitting are called strong field ligand, are called strong field ligand, are called strong field ligand। ठीक है, आर कॉल्ड स्टॉल्पिंग। जो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग लाएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो सबसे कम स्प्लिटिंग लाएगा वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। समझ में आया इस चीज को? अब उसी में लिखो स्टार बना के, उसी में लिखो स्टार बना के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड causes greater crystal splitting, strong field ligand causes greater crystal splitting, that is delta naught, that is delta naught मतलब crystal field stabilization energy, that is delta naught value for octahedral complex is high, whereas weak field ligand causes less crystal splitting, whereas weak field ligand cause less crystal splitting, that is delta naught value for octahedral complex is low। तो यानी जब CFSE बढ़ने लग जाए तो समझ जाना वहां पे कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन जब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम हो तो याद रखना वहां पे कौन है? वीक फील्ड लिगेंड है। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो वो बढ़ती है। तो अगर कोई पूछे CFSE को कौन गवर्न करता है तो बोलना लिगेंड का अप्रोच। तो अगर पूछे CFSE कब ज्यादा तो बोलोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CFSE कम, कब कम तो वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। अब CFSE कैसे ढूंढते हैं वो मैं बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे CFSE को कौन गवर्न करता है तो लिगेंड्स का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिससे CFSE गवर्न होती है। तो लिखो बिसाइड्स द नेचर ऑफ द लिगेंड, स्टार बना के लिखना, बिसाइड्स द नेचर ऑफ द लिगेंड there are some other factors, there are some other factors which affect the crystal field splitting energy, there are some other factors which affect the crystal field splitting energy, which affect the crystal field splitting energy। पहला नंबर द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, ये एम्स में आया था याद रखना।
कि सीएफएससी को कौन गवर्न करता है, सबको पता है, सबने सीखा है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीएफएससी ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड है तो सीएफएससी कम, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और भी कोई फैक्टर है? हाँ है। तो पहला फैक्टर, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, लिखा पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी, the magnitude of CFSE increases in going down a group, increases in going down a group, in going down a group। मतलब अगर 3D सीरीज से हम 4D जाए, 4D से 5D जाए तो CFSE डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ में आया? उसी में लिखो दैट इज एन आयन ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज एन आयन ऑफ एन एलिमेंट in first transition series, that is an ion of an element in first transition series। फर्स्ट ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं, याद रखना, बताया था, ठीक है। an ion of an element in the first transition series has a smaller value of delta naught, has smaller value of delta naught than the ion of a heavier member, than the ion of the heavier member of the same group, ठीक है। फॉर, समझ में आया? 3D से 4D जाएंगे तो एग्जांपल ये बार बार आता है। फॉर एग्जांपल Ni2+ और Pt2+, सपोज करो दोनों में सेम ही लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अगर पूछे सपोज करो इसमें लिगेंड L, इसमें भी L है, इसमें भी L है, या कोई भी लिगेंड मान लिया इसमें NH3 है और इसमें भी NH3 है, लेकिन आपको पता है Ni के नीचे आता है Pt, यानी Ni 3D सीरीज का है तो Pt 4D सीरीज का है। तो अब बताओ किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? तो Pt का ज्यादा होगा और Ni का कम। एम्स में यही क्वेश्चन आए थे कि अगर कोई पूछे NiNH3 हॉल 4 2+ और PtNH3 हॉल 4 2+, अब आप परेशान, सर ये सेम लिगेंड है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो CFSE सेम होगी? नहीं, क्योंकि ये 3D है, ये 4D है, तो इसका ज्यादा इसका कम। एग्जांपल में लिखिए, ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं आप में और जनरल नॉर्मल स्टूडेंट में। देखिए, कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ, ऑन कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+ and Pt2+, Ni2+ and Pt2+ with same ligand, comparing the complex of Ni2+ and Pt2+ with same ligand, comma, it is observed that platinum complex, it is observed that platinum complex have large crystal field splitting. It is observed that platinum complex have large crystal field splitting, ठीक है। generally crystal field splitting is about 50% higher for second transition series. Generally crystal field splitting energy मतलब डेल्टा नॉट is about 50% higher for second transition series compared to first, whereas the third transition series is about 25% higher than the second। समझ में आया? यानी अगर मैं लिखूं 3D, ये साइड में लिख लेना 4D और 5D। जब 3D से हम यहाँ 4D गए तो अगर 3D का डेल्टा नॉट है तो यहाँ हो जाएगा 50% डेल्टा नॉट, और 4D से 5D गए तो अगर 4D का डेल्टा नॉट है तो 5D पे 25% डेल्टा नॉट हो जाएगा। याद रखना, मतलब 4D से 25% ज्यादा और 3D से 50% ज्यादा, ऐसे बढ़ते हैं।
याद रखना, समझ में आया? ध्यान रखना इस चीज को। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये सब CFSE को गवर्न करते हैं, ये भूलना मत। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल लिखिए, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, generally higher oxidation state of the central metal atom or ion, generally higher oxidation state of the metal, ऐसे लिखो, greater the crystal field splitting, greater the crystal field splitting, greater the crystal field splitting। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैं लिख दिया CONS3 हॉल 6 2+, ध्यान देना। उसके बाद यहां मैंने लिखा CONS3 हॉल 6 3+। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +2, यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे +3। तो अब बोलो किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा, तो बोलोगे सर ये फर्स्ट वाले की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम, और सेकेंड वाले की ज्यादा, क्योंकि सेकेंड वाला जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या बोलोगे, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी। ये चीजें ध्यान रखना, कॉपी में लिखते चले जाओ, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नीट में आया था। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ लिगेंड, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ लिगेंड, मोर द नंबर ऑफ लिगेंड मोर द वैल्यू ऑफ CFSE, मोर द नंबर ऑफ लिगेंड मोर द वैल्यू ऑफ CFSE, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ लिगेंड मोर द वैल्यू ऑफ CFSE। तो अब मुझे बताओ ओक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में किसकी CFSE ज्यादा होगी? सर ओक्टाहाइड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहाइड्रल में 4, इसीलिए ये आप रिलेशन देखते हो, डेल्टा T यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। क्या ये देखा था आपने? ये इसका मतलब क्या कि ये 4/9 टाइम्स कम है इससे, मतलब इसकी ज्यादा इसकी कम, याद रखना। तो क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ लिगेंड, मोर द नंबर ऑफ लिगेंड मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन, ये रिलेशन लगा दो, इतना तो समझ में आ जाएगा। डेल्टा डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। क्यों होता है, अब आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया। तो एक एक चीजें आपको मैं समझा दिया, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का आपको मैंने बता दिया क्यों स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। टेट्राहाइड्रल में आप देखोगे लिगेंड का अप्रोच अलग होता है, तो लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस नहीं, बिटवीन द एक्सिस होता है। तो बिटवीन द एक्सिस में कौन आता है, DX DY और DZ, यानी अब वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, तो वो रिपल्सन ज्यादा करेगा, तो इस बार T2G ऊपर और EG नीचे। खैर वो आज नहीं, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में यही कंप्लीट करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो हूं आपको इजीली बता दूंगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। चलो, ये बहुत बेहतरीन है, अभी इस पे न्यूमेरिकल नहीं आया, अभी न्यूमेरिकल आएगा। चलो नुपुर, समझ में आया आपको? यस सर। चलो एक्सप्लेन करो जो मैंने अभी आपको